हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और इस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो बायोलॉजी चैप्टर 1 का है पूरा एनसीईआरटी का सलूशन है। जी हाँ, एक ही वीडियो में पूरा पूरा सलूशन मिल जाएगा और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे यस केम स्टडी सर्च करना है, वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो इसमें टोटल जितने भी प्रश्न हैं। टोटल आपके बायोलॉजी के 18 प्रश्न दिए गए हैं पहले चैप्टर से, तो 18 के 18 प्रश्नों का आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला यहाँ पे प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो जनन पृथ्वी पर, अगर उत्तर में क्या लिखेंगे, जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो जीवों में जन्म क्यों अनिवार्य है? तो जीवों में जन्म इसलिए अनिवार्य है ताकि उनकी अस्तित्व रहे और उनकी निरंतरता बनी रहे। अगला यहाँ पे हमारा कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है? अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? जो जनन है हमारी रिप्रोडक्शन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है और क्यों मानी जाती है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे, जीवों में लैंगिक जनन की विधि श्रेष्ठ है क्योंकि इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है जो किसी जीव जात की उत्तरदायी के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे अगर पहला यहाँ पे देखें तो जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और क्यों? क्योंकि इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है जो किसी भी जीव जात की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होती है उसको क्लोन क्यों कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति देखें, आकारी तथा अनुवांशिकी में जनक तथा एक दूसरे में क्या होती है? समान होती है, यानी समानता दर्शाते हैं, अतः इन्हें जनक का क्लोन कहा जाता है। तो जनक का क्लोन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके संतति प्राप्त होती है लैंगिक जनन में वो अपने जनक के समान दिखाई देती है। चौथा प्रश्न है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं और क्या यह कथन हर समय के लिए सही है? चलिए उत्तर में क्या लिखेंगे, लैंगिक प्रजनन जात की जनन क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। यह आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न करता है जिससे अधिकांश व्यष्टियों को वातावरण के प्रति बेहतर अनुकूलता प्राप्त होती है। निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय पर होता है तथा यह कठोर भित्ति वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तरजीविता के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु लैंगिक प्रजनन से हमेशा ही उत्तरजीविता के अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते। ठीक है, याद रखना। लैंगिक प्रजनन उत्पन्न संतति हमेशा बहुत सम व असहाय अवस्था में होती है जिससे उनमें अधिकांश शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। पछवा है हमारा यहाँ पे कि लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, पछवा प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न होती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक तरफ अलैंगिक जनन से बनी संतति, दूसरी तरफ लैंगिक जनन से बनी संतति। तो अलैंगिक जनन से बनी संतति व जनक के बीच प्रायः अंतर नहीं होता, अर्थात ये जनक के क्लोन होते हैं, यानी कि ये जनकों के समान दिखाई देते हैं। और लैंगिक जनन में देखें तो संतति व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा देखें तो अलैंगिक जनन में जो संतति जल्दी ही विकसित हो जाती हैं और लैंगिक जनन में संतति विकसित होने में थोड़ा समय लेती हैं। अलैंगिक व्यष्टियाँ आनुवांशिक रूप से समान होती हैं और लैंगिक देखें तो व्यष्टियाँ आनुवांशिक रूप से थोड़ी भिन्न होती हैं।
जिनके कारण जीन विनिमय एवं निषेचन होता है। छठवां प्रश्न है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद ज्ञात कीजिए और कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उत्तर में लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर पूछा है। तो एक तरफ अलैंगिक, दूसरा तरफ लैंगिक। अलैंगिक क्या है? यह प्रायः निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होता है, और लैंगिक यह लगभग सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च पादपों में होता है। अलैंगिक इसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है, और लैंगिक इसमें प्रायः दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक, या तो नर रहेगा या फिर मादा ही रहेगी। अगला है हमारा अंतर। अलैंगिक में देखें तो युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक में युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक में इसमें निषेचन नहीं होता, और लैंगिक में इसमें निषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक में देखें तो इसमें केवल समसूत्रण होता है, और लैंगिक में देखें तो इसमें समसूत्रण व अर्धसूत्रण दोनों होता है। अलैंगिक में देखें तो संततियाँ अनुवांशिकी में जनक के समान होती हैं, और लैंगिक में संततियाँ अनुवांशिकी में जनक से भिन्न पाई जाती हैं। अलैंगिक में देखें तो इसमें गुणन की तीव्रता से होता है, और इसमें हमारी गुणन अपेक्षाकृत निम्न तीव्र दर के साथ होती है। अलैंगिक में देखें तो विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण इनकी उद्ध विकास में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः उद्ध विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर है हमारा कि जो भी भिन्न वाला दिया था ना, तो अलैंगिक जनन के प्रकार के रूप में कायिक जनन क्यों भिन्न होता है, क्योंकि यही आपका प्रश्न वहाँ पे पूछा था, क्योंकि भिन्न क्यों होती है। तो चलिए देख लेते हैं भिन्न हमारी क्यों होती हैं, क्यों माना गया है कि ये भिन्न होती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो अलैंगिक जनन एक जनकीय गुणन या जनन का एक प्रकार है जिसमें युग्मक या लिंग कोशिकाएं नहीं बनती। इसमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थिति होती है तथा सभी विभाजन समसूत्री विभाजन के प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं कायिक प्रकृति की होती है। इस प्रकार कायिक जनन भी एक जनकी होता है तथा जनन कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें न तो लैंगिक कोशिकाएं बनती है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला 7वां प्रश्न है, ये 7 नंबर प्रश्न है। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं और इसके दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यानी कि कायिक प्रवर्धन हमारा क्या होता है और इसके दो उपयुक्त उदाहरण कौन कौन से होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन पौधे में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। जो कायिक प्रवर्धन होता है वह हमारा देखें तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार कायिक प्रवर्धन ही होता है, जिसमें शरीर की कायिक भाग की कोशिकाएं जनन कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। वह सतत समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण करती हैं। और कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो जड़ों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। तो देख लेते हैं जड़ों के द्वारा कैसे होता है कायिक प्रवर्धन। बाय रूट्स, जिन जड़ों में भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये अपस्थानिक कलिकाएं पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि शकरकंद, शतावर, पुदीना आदि। अगला देखें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। बाय लीव्स, लिविस के द्वारा। तो कुछ मांसल पर्णों यानी कि पत्तियों में भोजन का संग्रह होता है और यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया इत्यादि। 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की व्याख्या करना है। 8वां प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे किशोर चरण। किशोर चरण क्या होता है, यह एक जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन चरण है। यह जीव के जन्म व लैंगिक परिपक्वता के बीच का चरण है। यह तीव्र वृद्धि द्वारा
लक्षणित होता है। और हमारा है प्रजनक चरण क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव फेस। तो यह जीवन चक्र का वह चरण है जिसमें व्यष्टि संतति उत्पन्न करने की क्षमता धारण कर लेता है। ठीक है, अगला है जीर्णतावस्था चरण। तो यह जीर्णावस्था चरण क्या होता है, यह जीवन चक्र का पश्च प्रजनन चरण है जो उपापचय क्रियाओं के धीमा होने व देह भागों के संरचना व कार्य के मंद या फिर नष्ट होने की लक्षणित होता है। इसे ही वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। 9वां है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव में लैंगिक प्रजनन को पाया जाता है, क्यों? उत्तर में उच्च जीवों में प्रायः लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो अगुणित नर और मादा युग्मकों को संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है जो विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाते हैं और भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं उद्भिद विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं। लैंगिक जनन द्वारा जीवों में वातावरणीय दशाओं के प्रति अनुकूल की उच्च क्षमता विकसित होती है। प्रकृति द्वारा उन्हीं जीवों का चयन किया जाता है जिनमें अनुकूलन विभिन्नताएं पाई जाती है। यही कारण है कि बड़े जीवों में अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां एनसीईआरटी का प्रश्न क्या है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री भाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतःस्राव संबंधी यानी कि अंतर्बद्ध होते हैं, क्यों? तो उत्तर में देखेंगे लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो नर और मादा युग्मकों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। ये युग्मक सदैव अगुणित होते हैं जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नर तथा मादा के संलयन से द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। जैसे कि शैवालों में प्रायः 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, समयुग्मन, विषम युग्मन व अंड युग्मन। तीनों प्रकार की 2 अगुणित युग्मकों का संलयन होता है। ब्रोयाफाइट व टेरिडोफाइट में अगुणित यानी कि यन पुम्मड़ व अंड के संलयन से द्विगुणित निष्क्तांड टूयन का निर्माण होता है जिससे बीजाणुभिद बनता है। और अनावृत बीजियों में लघु बीजाणुओं द्वारा व बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आवृत बीजी में परागकण व अंड कोशिका दोनों अगुणित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधी होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे हमारा है अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक पुष्पी पादपों को भागों को पहचाने और लिखें कि वह क्या है। अगुणित, पहला अंडाशय, परागकोश, अंडा या डिंब, पराग और नरयुग्मक युग्मनज। तो पहला यहाँ पे है अंडाशय। अंडाशय हमारा क्या रहता है, द्विगुणित रहता है। अंडाशय क्या रहता है, द्विगुणित रहता है, 2n भर देंगे। दूसरा परागकोश भी हमारा क्या रहता है, द्विगुणित रहता है। अंडा या फिर डिंब भी हमारा क्या रहता है, यह हमारा अगुणित रहता है। क्या रहता है, अगुणित रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पराग कैसा रहता है, ये भी हमारा अगुणित रहता है। नर युग्मक कैसा रहता है, यह भी हमारा अगुणित ही रहता है। और युग्मनज क्या रहता है, हमारा द्विगुणित होते हैं, 2n के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 12वां जो भी होगा आपका एनसीईआरटी का, वाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसकी हानियां बताइए। वाह्य निषेचन की व्याख्या करिए और इसकी हानियों को आप लोग बताइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, जीवधारियों के शरीर के बाहर जल में होने वाला निषेचन या संयुग्मन वाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछलियों एवं उभयचरों में वाह्य निषेचन होता है। हानियां क्या होती हैं, यह केवल जलीय माध्यम में होता है। दूसरा, युग्मकों को पास में समकालिक मुक्ति के लिए एक अवसर कारक की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा क्या है कि इसमें
संतति को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, अतः ये कई शिकारियों या फिर भोजन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, जुस्पोर यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद उत्पन्न कीजिए। तो एक तरफ है हमारा अलैंगिक और चल बीजाणु एवं युग्मनज के बीच अंतर। तो अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज के बीच अंतर देखें उत्तर में, तो अलैंगिक चल बीजाणु यह अलैंगिक जनन से संबंध होते हैं और युग्मनज यह लैंगिक जनन से संबद्ध होते हैं। यह एक कसाभ युक्त संरचना है और इसमें कसाभ नहीं पाए जाते हैं। यह प्रायः निम्न जीवों में पाया जाता है, अलैंगिक जनन में सहायक होता है। यह प्रायः उच्च जीवों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा एनसीईआरटी का, युग्मक जनन व भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर, तो युग्मक जनन एक तरफ भ्रूणोद्भव क्या होता है। युग्मक जनन यह युग्मकों को निर्माण की क्रिया होती है और यह भ्रूण के विकास से नवीन व्यष्टि के उत्पन्न होने की क्रिया होती है। युग्मक जनन यह पूर्व निषेचन की क्रिया है। युग्मोद्भव यह निषेचनों उत्परांत की क्रिया होती है। इसमें हमारा क्या है, इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं, उसमें द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होते हैं। यह जीव के लैंगिक अंगों में होता है। यह क्रिया प्रायः मादा के शरीर के भीतर होता है। इस क्रिया के समय अणुसूत्री विभाजन होता है और भ्रूणोद्भव के समय विदलन होता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी का प्रश्न, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांडों से बीज बनते हैं। बीजांड में भ्रूणपोष तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ अध्यावरण सूखकर सख्त हो जाते हैं और बीज कवच बन जाते हैं। बीजांड काय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे हम पेरी भ्रूणपोष कहते हैं। वाय दल हमारा क्या होता है, प्रायः ये मुरझाकर गिर जाते हैं, परंतु कई पादपों में चीर लग्न होते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर, बैगन इत्यादि में। अगला है हमारा दल। दल क्या होता है, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। और भ्रूणकोश में देखें तो अंडकोशिका, भ्रूणकोश में अंडकोशिका में भ्रूण बनती हैं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं और द्वितीयक केंद्रक में भ्रूण बनता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि एक लिंगी पुष्प क्या है और अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों के एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनको सामान्य एवं नाम दीजिए। चलिए देख लेते हैं द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। उत्तर के लिए, द्विलिंगी पुष्प जब पुष्प में नर जनांग पुमंग एवं मादा जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पुष्प द्विलिंगी निम्नलिखित है, जैसे कि सरसों में, मूली में, मटर में और हमारा सेम में और हमारा अमलतास में द्विलिंगी होते हैं। और गुड़हल भी चले ले लेते हैं। 17वां है यहाँ पे हमारा प्रश्न कि किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधे के नाम से जानते हैं? तो उत्तर में क्या लिखेंगे, कुकर बिटेसी कुल के पादप अर्थात कुकरबिट, लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, लकड़ी आदि हैं। कुकरबिट पुष्प एक लिंगी होते हैं और नर पुष्प में अंडप अनुपस्थिति होता है। जो कुकुरबिट में जो पुष्प में अंडप होता है वो अनुपस्थिति होता है और मादा पुष्प में पुंकेसर अनुपस्थिति होता है। और वहीं पर नर पुष्प हमारा देखें तो पुंकेसरी व मादा पुष्प क्या होते हैं, स्त्री केसरी होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 18, यहाँ पे हमारा 18वां, अंड प्रजक प्रजातियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी कि सर्वाइवल सजीव प्रजक प्रजातियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए उत्तर लिखते हैं यहाँ पे, अंड प्रजक प्राणियों का जीवन सजीव प्रजक
प्राणियों अर्थात शिशु को जन्म देने वाले प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त भ्रूण होता है, क्योंकि पहला स्टार पॉइंट में मछली व उभयचर प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं और युग्मक संलयन जल में होता है और युग्मकों को न सिर्फ परभक्षियों की शिकार होने का खतरा रहता है, अपितु यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच और दाब, रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। अनेक युग्मक तीव्र जलधारा में भी बह जाते हैं। अगला पॉइंट देखें तो सरीसृप व पक्षी वर्ग के जंतु निषेचित अंडे देते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढके रहते हैं, लेकिन इन अंडों में भी विकसित हो रहा भ्रूण विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों व परभक्षियों का आसानी से शिकार हो सकता है और सजीव प्रजक प्राणियों में निषेचन व भ्रूण का विकास मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है। अतः भ्रूण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, साथ ही भ्रूण को मादा से पर्याप्त पोषण भी मिलता रहता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, अंडे की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि अंड प्रजक प्राणियों को भोजन की तलाश में अंडों से काफी दूर जाना पड़ सकता है। इसके विपरीत सजीव प्रजक प्राणियों का भ्रूण मादा के गर्भ में पलने के कारण हर समय क्या रहता है, हमारा सुरक्षित रहता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर है, हमारा सोल्यूशन है चैप्टर 1 का, जो हमारा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा है। और आप एसके स्टडी से जुड़े रहिए, क्योंकि बायोलॉजी के सबसे अच्छे चैनल से आप जुड़े हुए हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम 100% अच्छे से तैयारी हम लोग कराएंगे बोर्ड एग्जाम की। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की को भी जुड़ने के लिए बोलें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।